हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व। आपका हम उसकी पुस्तक को देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद और उसी का यूनिट 2 है बच्चों। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और हमने पिछला चैप्टर देखा था फ्रांस में। देखिए, मैं आपको इससे जो पहले का चैप्टर हम लोग आपका पढ़ रहे थे उसको भी आपको बहुत स्पष्ट से पता होना चाहिए ताकि बिल्कुल भी आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, मेन चैप्टर है हमारा जो बुक है चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, और जो हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा वो था, ध्यान दीजिए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फर्स्ट चैप्टर ये था इसमें यूनिट में, और सेकंड यूनिट जो है हम लोग आपका इसमें देखेंगे। ठीक, अब आप सबसे पहले यूरोप को देख लीजिए एक बार वापस से। देख लिया आपने यूरोप महाद्वीप, गौर करिए, देख लीजिए, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में जब हम लोग पहले इसके यूनिट सेकंड पर पहुंचेंगे तो यूनिट सेकंड साफ कहती है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ये जो हमारा यूरोप है उस यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ है, उस निर्माण के विषय में आपका जो है हम लोग आज बेसिकली इसके अंतर्गत जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप मध्यवर्ती 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शों को देखेंगे तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? कि आप 18वीं सदी के मैप को देखोगे और वर्तमान को देखोगे तो जैसे आज आपको मैप मिलता है, जैसे नक्शे आपको देखने के लिए मिलते हैं, वैसे आपको क्या है या नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तब वे राजशाही डचों और कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों स्वतंत्र नहीं थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र अधीन थे। सिंपली कह रहा है, जिस तरह का आज आपको राष्ट्र राज्य आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिस तरह के स्टेट आज बने हुए हैं और अलग अलग अपनी आपका कंट्री है, चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, स्वीडन हो, नीदरलैंड हो, लग्जमबर्ग हो, ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो, और चाहे आप ग्रेट ब्रिटेन हो, कोई भी ऐसी कंट्री हो, ये पहले नहीं थी। यहाँ सब जगह राजशाही थी, राजतंत्र था, और उसी के अनुसार आपको ये सारे जो क्षेत्र थे वो आपस में क्या थे, अलग अलग हिस्सों में आपका बटे हुए थे। अब इससे आगे देते हैं। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। क्या थे? तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान क्या करते थे? अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। क्या बोलते थे? कि हमारी एक समान पहचान नहीं है, और साथ ही किसी एक समुदाय का जो था अपने आप को, वो जो पार्ट है या जो भाग है, वो उसको नहीं मानते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर वे अलग अलग भाषा बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। मेन समस्या क्या थी? क्योंकि जितने भी वहां लोग थे सबकी भाषा कैसी थी? अलग अलग थी, और सबके जातीय समूह भी क्या थे? अलग अलग थे। कहाँ? यूरोप के लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया और जो हंगरी है। देखिए, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और जो ऑस्ट्रिया है ये आपका यूरोप की एक कंट्री है। के शासन पर करने वाले हैम्बर्सबर्ग साम्राज्य ने कई अलग अलग क्षेत्रों में जनसमूह को जोड़कर बनाया था। और कह रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी में एक साम्राज्य जो काम कर रहा था, उस साम्राज्य में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर क्या था, आपका नया साम्राज्य आपका बनाया गया था। ये आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए और ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए। क्लियर है कि कैसे आपका बनाया गया था? ठीक, देखिए, इसमें एप्सल्स ट्रॉल ऑस्ट्रेलिया के सुंडेनलैंड के जैसे इलाके, साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने में ज्यादा थे। हैम्बर्सबर्ग के साम्राज्य जो थे आपका लंबार्डी और वेनेशिया इतालवी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी से आधे का अधिक लोग मैगयार भाषा बोलते थे,
जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गार्सिया में कुलीन वर्ग पोल्सिया भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैम्बर्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने के लोग अधीन अवस्था रहते थे और उत्तर के बोहिमियान और सोलोकोवा और कावनोलो और स्कोलोवेनिस, दक्षिण में क्रोटा और आपके पूर्व की तक ट्रांस बेल्वियन में आपके रहने वाले रोमन लोग थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। देखिए सिंपल ये कह रहा है कि हर देश में जितने भी आज ये राज्य हैं, आप पहले देखोगे तो पहले हर एक क्षेत्र समूह थे। हर एक क्षेत्र समूह में जो था अलग अलग समूह वर्ग आपका सामाजिक विभाजन था और सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय विभाजन में बटा था। तो वहां के लोग अलग अलग तरह की आपकी भाषा बोलते थे और अलग अलग तरह की भाषा बोलने की वजह से ही क्या थे कि हर जगह अलग भाषा थी। कहीं आपका मध्यम वर्ग था तो कोई उच्च कुलीन वर्ग था, कोई आपका निम्न मतलब कोई आपका कृषक आपका मजदूर वर्ग में रहा। तो इस तरह से क्या था, सब लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग उनका रहन सहन हो गया। तो इसी समस्या के कारण क्या था, एक राजनीतिक सारे यूरोप को एक राजनीति में आपका पढ़ोना बहुत बड़ा काम था। और यही कह रहे हैं कि ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, यानी कि आसानी से आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां नहीं होने वाली थी। इतना अच्छा जो आप चाह रहे थे वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए, वो आपका नहीं होने वाली थी। ठीक, बांध बनाने वाले तत्व केवल सम्राट के प्रति ही सबकी निष्ठा थी। और फाइनली जो भी चीज था, जो आपका सम्राट था, सम्राट के प्रति ही सबकी क्या थी, एक अच्छी और साफ सुथरी निष्ठा थी जो लोग सोचते थे। बाकी जो एम्पायर होगा, जो आपका राजा होगा, लोग उसके प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे, औरों के लोग इतनी अच्छी अपनी निष्ठा नहीं रखते। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे उभरा? अब एक है नेशनलिज्म, इसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला है नेशन स्टेट। ये दो विचार कैसे आए आखिर यूरोप समाज में? भाई देश में राष्ट्रवाद हो, ये विचार कहां से आया? अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो भारत पहले छोटे छोटे आपके राजा महाराजाओं के शासन प्रांतों में आपका विभक्त था। भारत की परिकल्पना नहीं थी उस समय। बस बोलते थे कि एक क्षेत्र है, हम जयपुर घराने के हैं, हम बंगाल के नवाब है, हम अवध के नवाब है, हम लखनऊ के, इस तरह से डिवाइड थे सब लोग, कहीं राजा कहीं महाराजा, इस तरह से। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को शोषण करना प्रारंभ किया। फिर लोगों ने देखा ये समस्या तो हमारे साथ भी हर राज्य में सेम है। तब एकजुट मिलकर आर्थिक रूप से सशक्त हुए और जब राजनीतिक भावना उत्पन्न हुई, तब कहीं राष्ट्र की भावना आई। और राष्ट्र की भावना आई जब हमारा संविधान बना, उस समय ही आपके राष्ट्र राज्य की भावना का उदय हुआ, ताकि प्रशासनिक ढांचे को अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार गौर करके देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। याद रहेगा इतना? अब इसमें जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट को अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड यूनिट में लिखा है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्गीय वर्ग। जो कुलीन है, कुलीन मतलब उच्च, और एक है मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास। ऐसे मान लीजिए एक अपर क्लास है और एक अपर क्लास के नीचे दूसरा वर्ग है जिसको हम कहते हैं मध्यम वर्ग। देखिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यानी कि यूरोप में महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी कि अगर आप यूरोप के समाज की बात करोगे तो सामाजिक और राजनीतिक मजबूत रूप से उस व्यक्ति को माना जाता था जो क्या था, जिसके पास आपका यूरोप में जमीन थी, वही क्या था, आपका उच्च कुलीन था, वही अमीर वर्ग था। ठीक, इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। कैसे थे? एक साझा जीवन शैली थी और उसमें बंधे हुए थे। जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्यक्त थी, वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेली के मालिक थे। अब अगर उनको गांव में देखोगे तो गांव में उनकी क्या थी, अच्छी खासी जायदाद थी, और शहर में उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां, मकान थे, उनकी कोठियां थी। राजनीतिक कार्य करने के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। अब चाहे उनका पॉलिटिकल वर्किंग हो या फिर जो उच्च वर्ग हैं
तो जो उनकी आपसी कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन की भाषा अगर आप देखो तो वो कम्युनिकेशन की भाषा थी फ्रेंच भाषा। क्या थी आपका? फ्रेंच भाषा। अब कह रहे हैं कि उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग की संख्या लिहाजा एक छोटा ही समूह था। अगर आप देखो कि इनकी संख्या कितनी थी, तो देखिए जो व्यक्ति जितना सशक्त होगा उनकी संख्या उतनी कम हो जाएगी, और जो सर्वहारा वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होते हैं, वो क्या होता है, उनकी संख्या कैसी होती है? ज्यादा। तो ये कह रहे हैं एक छोटा समूह था, इतना बड़ा नहीं था। जनसंख्या के आधार पर अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर अब किराएदार और छोटे जो काश्तकार हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको कहते हैं काश्तकार। काश्तकार वो काम करते थे, खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जो आपकी भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। बड़े बड़े अगर आप पार्ट देखोगे पूर्वी और पश्चिम में, तो यूरोप का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया था, पूरब और पश्चिम में। ठीक। अब कह रहे हैं कि पूरब और पश्चिम में बटे होने के कारण क्या था, वहां भूमि जो थी बहुत विशाल रूप में बटी थी, और भूमि पर भूदास खेती करते थे। तो क्या था, ये सारे कृषक वर्ग जो थे आपस में आपका बटे हुए थे। देखिए फिर क्या हुआ कि जब ये कैसे थे, 2 भाग में आपका बटे हुए थे, तो इससे क्या था, जो आपके भूदास थे, यानी कि जो आपका भूमि पर काम करते थे, वो इनके अल्टीमेटली आपका खेती कर रहे थे। पश्चिमी और आपके मध्य यूरोप के हिस्से में क्या था, औद्योगिक उत्पादन था। कौन से पार्ट में? पश्चिम और जो आपका बीच का यूरोप में, उसमें क्या थे, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया था, और वहां से ट्रेड होता था। ठीक। शहरों के विकास और वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ, और जिनका अस्तित्व बाजारों के उत्पादन पर वो आपका टिका था। और कैसे होता है कि बाजारों का अस्तित्व आता है, और बाजारों के अस्तित्व बेस किस पर टिका है? तो बाजार टिका होता है आपका प्रोडक्शन पर। किस पर टिका होता है भाई? 2 ही चीजें हैं बाजार में, कि वस्तु का उत्पादन हो और वस्तु के उपभोग करने वाले उपभोक्ता हैं, तो बाजार आपका सुचारू रूप से चलता है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मन के कुछ राज्यों में 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। यानी कि सबसे पहले कहां होता है? इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण है। कब है? 18वीं शताब्दी। बाकी यूरोप के अन्य हिस्से में, चाहे आपका फ्रांस हो, चाहे आपका जर्मन हो, यहाँ आपका 19वीं सदी में जाता है, यानी कि 1800 से शुरू होता है बेसिकली। इस प्रक्रिया के आपके परिमाण स्वरूप, मतलब जो उसका रिजल्ट निकला, फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, और श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों में बने थे। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूह ने आकर 19वीं सदी के अंतिम तक एक छोटा था। अब देखिए ये समूह आ गए, और अंतिम में छोटे समूह के आपके लास्ट के रूप में हमको मिले। कुलीन विशेषाधिकारी की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्र की एकता का विचार क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। तो ये तो है कि कैसे लोग इंडस्ट्रियल एरिया में घुसे, व्यापारी बने। लेकिन कुछ कुलीन विशेषाधिकार की जब समाप्ति हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ? लोग शिक्षित हुए, और कैसे हुए? एक मध्यम उदारवादी वर्ग का विचार हुआ, वर्ग का जन्म हुआ। और यही मध्यम वर्गीय जो वर्ग था, जो विचार था, इसने क्या किया? राष्ट्रीय एकता की जो विचार था, उसको क्या किया? आपका बहुत लोकप्रिय रूप से हमारे सामने हमको आपका दिखाई दिया, कि आपका बहुत सारा लोकप्रिय चीज क्या है, ये हमको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ठीक। और हमको मान लेना चाहिए। याद रहेगा? चलिए, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना। जितना इसको देख लीजिए एक बार, कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए।
नहीं तो हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया। देखिए, यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत की आपके दशक में राष्ट्रीय एकता से संबद्ध विचार उदारवाद के करीब से जुड़ा। 19 उदारवादी यानी कि जो आपके लिबरलिज्म है उसमें ये शब्द बच्चों देखिए किससे बना है। ये शब्द बना है लातिन शब्द का लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद, यानी कि नया मध्यम वर्ग। उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अब देखिए, उदारवादी का क्या मतलब हुआ, लिबरलिज्म का क्या मतलब हुआ। मतलब है कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून जो है सबकी समझ के लिए बराबरी, यानी कि स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है, बराबरी की बात कर रहा है। यही था उनके लिए आपका उदारवाद। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसा सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनती हो। कैसी हो? लोगों की सहमति से बनती हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासकों और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। क्या कह रहे हैं कि जो उस समाज में उस समय जो आपका फैला हुआ था, क्या फैला हुआ था? देखिए, जो उदारवादी राजनीतिक वर्ग है वो क्या चाह रहा है कि जो आपके निरंकुश शासक हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद कुछ आपके पनपे हैं या रहे हैं, और जो एक पादरी वर्ग है, इनको समाप्त कर दिया जाए और आपका संविधान और संसदीय प्रतिनिधि का पक्षधर, यानी कि कुल मिलाकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बने, संविधान के अनुसार देश चले और संसदीय व्यवस्था का प्रतिनिधि हो। ठीक 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व का अनिवार्यता पर बल देते थे, कि जो उस समय कह रहे हैं कि लोगों की अपनी कुछ निजी संपत्ति भी होनी चाहिए, और वो उस बात पर अपना फोर्स देते हैं, बल करते हैं। ठीक, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इन कानूनों की समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में हो। अब सब लोग ऐसा सोचें, ये जरूरी नहीं था। कौन सोच रहा था? केवल एक वर्ग सोच रहा था, उसका नाम था उदारवादी वर्ग, कि किस तरह से ये सारी चीजें हों। आप याद करें कि फ्रांसीसी, जब आपने क्रांति पढ़ी थी, हम वापस चलते हैं वहां, कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। कैसा था? उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग था, और वहां मत देने और चुनने का अधिकार केवल सांतदु पुरुष को ही था, यानी कि जो संपत्तिवान पुरुष हैं वही संपत्तिवान पुरुष क्या कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, लोगों को आपका चुन सकते हैं, यानी कि आम लोगों को वहां वोटिंग राइट्स नहीं था। कहां की बात कर रहे हैं? जहां यूरोप में सबसे पहले आपका प्रजातंत्र यानी कि लोगों का तंत्र जब लागू हुआ था। कहां? फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़े हैं इससे पहले चैप्टर में। ठीक, संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, यानी कि जिनके पास क्या नहीं है, संपत्ति नहीं है जिन पुरुषों के पास, और सभी महिलाओं को राजनीतिक जो अधिकार है उनसे वंचित रखा गया। तो देखिए, आपने सत्ताशाही को खत्म किया, आपने लोगों के शासन स्थापित करने की बात करी, लेकिन ये कैसा शासन था? फ्रांस में जिनके पास संपत्ति है वो लोगों को आपका वोटिंग राइट्स है, और महिला को आपने वोटिंग राइट्स दिया ही नहीं। तो ये कैसा आपका प्रजातंत्र हुआ? कहां पर? फ्रांस में, आपको ध्यान रखना है। और यहां कहां की बात चल रही? यूरोप में। कैसे कह रहे हैं लोग? अब इसमें और अव्वल की बात है कि सारे के हम लोग पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वोटिंग राइट सबको होना चाहिए, संविधान के नियम सबको समान होने चाहिए, और कानून की नजर में सब लोग एक से हों। इस तरह की बात कर रहा है वहां का मध्यम वर्ग। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के लिए ही सभी वयस्क पुरुषों का मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई, और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उसके पिता और पत्नी के अधीन कर दिया। अब एक नेपोलियन वहां के शासक रहे हैं। अब नेपोलियन ने क्या करा? नेपोलियन अपना कानून लागू करते थे, और उसका नाम था नेपोलियन संहिता, यानी कि नेपोलियन का कानून। उसमें कुछ नियम ला दिए
कि जो महिला है, अवयस्क महिला, आपके महिला को क्या दे दिया, जो है अवयस्क दर्जा, कि महिला अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो अपने पिता के अधीन है, और शादी के बाद क्या है, वो अपने पति के अधीन है। इस तरह से तो पूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए। और क्या हुआ, ऐसों में आपका जो था, जो विरोध आंदोलन थे वो आपका शुरू हो गए। अब देखिए, जब विरोध आंदोलन शुरू होगा तो किसी चीज के बाप के बदलाव की जो उम्मीद है वो की जा सकती है। आर्थिक क्षेत्र, उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजें और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। ऐसा था कि जो एक तो बाजारों की मुक्ति होनी चाहिए और पूंजी का जो आवागमन है, जो फ्लो है, उस पर स्टेट का नियंत्रण आपका नहीं रहना चाहिए, इसको समाप्त कर दिया जाए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्ग का यह जोरदार मांग थी कि आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का एग्जाम्पल लेते हैं। अब सबसे पहले क्या मांग थी, क्या चीज थी, तो सबसे पहले देखेंगे जहां पर जर्मन भाषी जो क्षेत्र हैं उनका एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 29 राज्यों का एक महासंघ बनाया। अब कुछ छोटे छोटे शासन कर रहे थे और ऐसे कुल मिलाकर 29 राज्य थे और उनका एक क्या बना दिया, महासंघ बनाया। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट जिसको कहते हैं, नेपोलियन ने। ठीक, इसमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली थी। ठीक, और 1833 में हैम्बर्सबर्ग में न्यूरोमर्क्स में जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति एक इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जा रहा है उसको अपना कर देना पड़ता था, और कर के लिए ऐसे 11 सीमा शुल्क थे, 11 बैरियर थे, जहां पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओगे, जहां पर मंदी बिकती थी तो फाइनली वहां 11 बार आपको टैक्स देना पड़ता था, कर से गुजरना पड़ता था। ठीक, अब सोचिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को ले जा रहा है और वहां उसको 11 बार कर देना पड़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। अब 11 हर बार आपका देखिए कितना देना पड़ रहा है, 5%। तो 11 गुणा 55, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी तो प्लस 55 रुपए उसका क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो अल्टीमेटली 155 की वो किसे पड़ेगी, व्यापारी को। अब व्यापारी इसको कितने में बेचेगा, तो मैक्सिमम 200 में तो बेचेगा ही। तो 100 रुपए की चीज टैक्स लगकर कितने की हो गई, 200 की। ये यूरोप की बात हो रही है उस समय की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। शुल्क अक्सर वस्तु के वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। वैसे तो मेनली ये था कि वस्तु का वजन कितना है, आकार कितना है, उसी के अनुसार इनको लगाया जाता था, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े के नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र का नापतोल है एले, जर्मनी में गए, एले 1 फीट का था या 1 सेंटीमीटर का था, वो 2 का हो गया। लंबजबर्ग में गए, ऑस्ट्रिया में गए तो घट गया। तो अलग अलग पैमाइश थी। ठीक, तो अगर एक कपड़ा फेडरल कट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर और मेज में आपका 50.1 सेंटीमीटर, यूरोबर्ग में वो 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइज में आपका 53.5 सेंटीमीटर। यानी कि कपड़े की माप एग्जांपल देके बताया कि कैसे कैसे उसकी लंबाई घट बढ़ रही थी। अब देखते हैं इससे आगे कि जो नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियमन और विकास में बाधा मानते थे। अब देखिए, आप 11 बार बैरियर दोगे, हर बार आपकी पैमाइश होगी, नपाई तुलाई होगी, तो समझिए दिक्कत तो आपको होने वाली है, इससे बहुत ज्यादा समय लगेगा
और ये सब बाधक, इतनी चीजें व्यापार के अंदर बाधा होगी तो ट्रेड अच्छा नहीं होता। ट्रेड में चाहिए स्वतंत्रता, उदारता, क्लियर है। इसीलिए आपने देखा होगा 1991 की हमारे यहाँ पॉलिसी है उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि इतनी बाधक मानते हुए आप अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते। तो ऐसे एकीकृत बाजार आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दिया जा रहा था कि जहां वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। तो कह रहे ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था कि जहां वस्तुएं, लोग और पूंजी के आवागमन बाधा रहित हों। 1834 की प्रसा की दशा में एक शुल्क, संघ शुल्क बनाया गया जिसको क्या कहते हैं, जाल बेराइन। तो एक शुल्क बना है और ये पूरे संघ पर लगता था, ठीक है, स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और जर्मन के जो छोटे छोटे आपके संघ थे वो इसमें शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधक को समाप्त किया, मुद्राओं की संख्याओं को 2 कर दिए और पहले 30 से ऊपर की थी, और इसके अलावा रेल के जाल में आपकी गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। और कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना पलट रही थी, उसी को, जो राष्ट्रवाद की भावना पलट रही, मतलब फैल रही थी, उस लहर को मजबूत किया। देखिए, अगर आप किसी देश में बात करोगे तो किसी भी देश में सबसे पहले जो है आर्थिक राष्ट्रवाद पनपता है, उसके बाद सामाजिक पनपता है और सामाजिक के बाद राजनीतिक, और यही सच्चाई है। आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपका देख सकते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत का आपको शोषण करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले लोगों ने आर्थिक रूप से ही उनका विरोध किया था, और आर्थिक रूप से विरोध करने में पूरे देशव्यापी में आंदोलन होते हैं, और उन्हीं आंदोलनों को हम आर्थिक रूप से राष्ट्रवाद की भावना को जोड़ते हैं। क्लियर है? देखते हैं। देखिए, अगली यूनिट है, इसमें ध्यान देंगे 2.3 का यूनिट है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी, 1815 के बाद यूरोप में एक समाज आता है जो आपका रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर पनपेगा। रूढ़िवादी का मतलब होता है सिंपल सी, आपने किसी के बारे में पहले से ही अपनी कुछ सोच बना रखी है और उस सोच पर अड़े हैं, वो आपका रूढ़िवादी है। बस ये बात आप ध्यान रखना। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, अब 1815 में क्या होता है, नेपोलियन आपका हार जाता है। बाद में यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंचा नीचा, संपत्ति और परिवार को बनाए रखा जाना चाहिए। यानी कि उनके लिए राजतंत्र, चर्च वगैरह, ये जो आपका सामाजिक भेदभाव है, जिस तरह का समाज है उसको वैसे ही बनाकर रखना चाहिए, ये स्ट्रक्चर सही है। और यानी कि जो अपनी पुरानी सोच को लेकर अड़ जाए, हम उसको भी रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक। फिर भी अधिकांश या अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांतिकारी से पहले के दौर में वापसी नहीं चलना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया परिवर्तन ने उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारस्परिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था, वहीं राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बनाने का था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासवाद की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर रही है। देखिए, कौन दे रही है शक्ति? जो एक आधुनिक जो आपकी सेना का डेवलप हो रहा है, एक कुशल जो आपके नौकरशाही हैं,
और जिस तरह से अर्थव्यवस्था गतिशील हो रही है और सीमंत और भूवाद हैं, यही आपका निरंकुश जो शासक हैं, जिन शासकों पर अंकुश नहीं है, वो उनके शासन को आपका बढ़ावा दे रहे हैं। और शासन को बढ़ावा देने का मतलब है कि रूढ़िवादी विचारधारा यूं ही बरकरार रहेगी। ठीक, ये आपको इसमें देखना था। अब देखिए, इस पूरे पर एक बार अच्छे से आपकी चर्चा कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अब एक बार थोड़ा सा इस पर नजर दोहराइए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अब कह रहे 1814 और 15 में क्या हुआ था, नेपोलियन का पतन हुआ और वियना संधि हुई थी, वियना कन्वेंशनल। और 1821 में यूनान स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष का प्रारंभ हुआ और 1848 में फ्रांसीसी आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, मजदूरों, किसानों की बगावत थी और मध्यम वर्ग आपका संविधान और प्रतिनिधि सरकार के गठन की मांग कर रहा था। इटुतारी, जर्मनी, पेचिस, चेक आदि क्या थे, आप भी छोटे छोटे जो थे राष्ट्र राज्यों की मांग कर रहे थे। तो ये एक आपका यूरोप का बेसिकली स्ट्रक्चरल था और इसी में क्या थी, ये सारी चीजें क्या थी आपकी हो रही थी और वो आपका पनप रही थी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो काफी हमने इसमें आज आपका देखा और 1815 का जो आपका रूढ़िवादी विचार है, इसको हम शेष आगे जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको बढ़ाएंगे। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत